हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रारूप समिति वाला हिस्सा देखेंगे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे वो देखेंगे अपन। उसको कैसे याद रखना है आप लोगों को ट्रिक से मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखना है जो जितने भी सदस्य थे उनका नाम। ये जो प्रारूप समिति है वो बहुत महत्वपूर्ण समिति है और इसके सदस्यों का नाम याद रखना ही है क्योंकि ये पेपर में पूछ चुका है। ठीक है, इसमें इस समिति में प्रारूप समिति में कौन से सदस्य शामिल नहीं है ऐसे करके क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो प्रारूप समिति वाला हिस्सा देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान की विशेषता क्या क्या है। संघात्मक और एकात्मक दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। तो हमारा जो संविधान है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार से है। मतलब समय पड़ने पे एक तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन जरूरत पड़ने पे एकात्मकता का भी जो विशेषता रहती है ये हमारे संविधान में विद्यमान है। तो कौन सी विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था की है और कौन सी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी सवाल क्वेश्चन में पेपर्स में आ चुके हैं कि निम्न में से कौन सी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, ऐसा करके चार ऑप्शन दे दिए रहेगा, वो पूछता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुके हैं, तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे से नोट करिए और इसको याद करिएगा अच्छे से। ठीक है, इसको समझ के पढ़िएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे देखिए प्रारूप समिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं अपन। तो प्रारूप समिति जो थी वो सबसे बड़ी संविधान की सबसे बड़ी समिति थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इन्होंने मेन बेसिक स्ट्रक्चर मतलब संविधान का खाका तैयार करने का, संविधान प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, तो इसको नोट करके लिखिएगा। प्रारूप समिति को इंग्लिश में कहते थे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल सदस्यों की संख्या ये भी पूछ चुका है। ठीक है, 7 सदस्य थे इसमें कुल सदस्य और 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति है उसका गठन किया गया था। 29 अगस्त सन 1947 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे। 7 सदस्य का नाम आपको याद रखना है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से सदस्य थे, पूरा डिटेल में नाम बता रहा हूं और उसके बाद आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि इसको किस तरीके के ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, तो पहले आप लोग अपने कॉपी में इन सब का नाम नोट करिए, 7 सदस्य का। और नाम नोट करने के बाद ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि कौन किसकी जगह आया था। ये भी ट्रिकी सवाल बनता है इससे, तो ये भी याद रखना है कि कौन किसके जगह सदस्यता ग्रहण किया था। और उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा तो वो ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग नाम को नोट करिए। तो पहले सदस्य थे एक अल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरे सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, तीसरे सदस्य थे N माधव राव। जो N माधव राव थे वो BL मित्र की जगह लिए थे, है ना। BL मित्र जो थे वो स्वास्थ्य कारणों से वो क्या बोलते हैं पद से हट गए थे। सही, स्वास्थ्य कारणों से उनकी जगह कौन लिया था, BL मित्र लिए थे। BL मित्र जो थे स्वास्थ्य खराब हो गया इनका तो ये हट गए और BL मित्र की जगह है N माधव राव। तो ये प्रारूप समिति में अगर कहीं सामान्य तौर पर पूछेगा तो N माधव राव टिक करना है। किसकी जगह लिए थे बोलेगा तो BL मित्र की जगह लिए थे। ठीक, ये स्वास्थ्य कारणों से हट गए थे समिति से। चौथे नंबर थे TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी जो थे वो 1948 में जो DP खेतान है, ठीक है, DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह कौन आए थे, TT कृष्णामाचारी आए थे। के बाद 5वां याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। 6वां नंबर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद, ये मो से मोहम्मद, सादुल्ला। 7वें सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर। N गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये 7 सदस्य का नाम नोट करके रखिए, आपको याद रखना है। अब आप इसको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप लोगों को इसको ध्यान में रखने में आसानी होगा और आप लोग लगा लेंगे सवाल। तो देखिए ट्रिक है कम माटी असागो। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कम माटी असागो, ये पहले पहले अक्षर का है, कम माटी असागो। ठीक, इसको याद रखिएगा, 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, कम माटी असागो। अब देखिए क से क्या होगा, कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी। ठीक है, अब जो ऑप्शन दिए रहेगा अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको अल्हादी कृष्णा स्वामी और ये आप ऑप्शन को बदल को दे दे, अलग अलग ऑप्शन चार्ट हो रहेगा। तो कृष्णा स्वामी आप नाम याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में लग जाएगा। वैसे तो आपको नाम को पढ़ के रखना है ना, 7 नाम को अच्छे से, लेकिन आपको लगाने के लिए क्या रखना है, ये ट्रिक को याद रखिएगा तो इससे आसानी से लगा सकते हैं क्वेश्चन। कृष्णा स्वामी, क से कृष्णा स्वामी, म से मुंशी, तो ये डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, मुंशी याद रखेंगे तो आप KM मुंशी लगा लेंगे। माँ से माधव राव, तो N माधव राव। ठीक है, N माधव राव, ये माँ से। T से TT कृष्णामाचारी, T से तो याद रखेगा TT कृष्णामाचारी। अ से अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। सा से सादुल्ला, ये जो
सैयद मोहम्मद सादुल्ला शाह से, और गो से गोपाल स्वामी आयंगर, ये गोपाल स्वामी आयंगर। तो कम माटी असागो, इसको याद रखिएगा। तो इससे क्या है, ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, एक एक वर्ड याद रखेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7 को भी पढ़ के रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्ट और देखिएगा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, संविधान के पिता और आधुनिक मनु, ठीक है, आधुनिक मनु और संविधान के पिता की संज्ञा दी गई है भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु या संविधान के पिता कहा जाता है। और जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में टोटल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ये सवाल भी पूछ चुका है एक बार। तो संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य थे 15। 26 नवंबर को संविधान जो था वो अंगीकृत किया गया था, अंगीकार किया गया था, है ना। और उसके बाद 26 जनवरी को संविधान जो है वो लागू किया गया था। तो 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 1900 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर 1929 में, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता किए थे। और उसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को हर साल 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा, संविधान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी को, ठीक। वो लोग ऐसा डिसाइड किए थे। और पहली बार उसी अधिवेशन में भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की मांग रखी गई थी, ठीक है। उसमें भारत में स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य बनाया गया था पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज को उसी दिन। और 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी से रिलेट करके क्या किए, 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी में तो आपसे क्वेश्चन लग जाएगा। अब अपन ये देखते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान की विशेषता, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक टॉपिक को दे देगा, 4 टॉपिक को, इनमें से कौन सी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है, या इनमें से कौन सी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। इस तरीके के सवाल पिछले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो मैं जो ये बताऊंगा उसके बाद आप लोग को पूरा टॉपिक में डिवाइड कर दिया। उसके साथ मैं ये भी आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्यों है ये एकात्मक शासन व्यवस्था की अगर विशेषताएं तो क्यों है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं। अब आपको संघात्मक का तो मतलब बताना नहीं पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ पहले ही। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब 50% पावर केंद्र के हाथ में और 50% पावर किसके हाथ में, राज्य के हाथ में, वो होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब 100% शक्ति किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में, ठीक है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों प्रकार की विशेषताएं जो हैं वो भारतीय संविधान में विद्यमान है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में दोनों प्रकार की विशेषताएं विद्यमान है। वैसे तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन कुछ कुछ मामलों में एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी भारतीय संविधान में पाई जाती हैं। इसके अलावा जब आपातकाल लगता है तो पूरी तरीके से संविधान को ऐसा बनाया गया है कि संघात्मक के साथ साथ पूरी तरीके से एकात्मक, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में सेंट्रलाइज्ड हो जाए वो, ठीक है। इस तरीके से भी बनाया गया है। तो अब देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, शक्तियों का विभाजन। देखिए, शक्तियों का विभाजन किया गया है। 50% शक्ति केंद्र के हाथ में है, 50% शक्ति राज्य के हाथ में है। 3 सूचियों में बांटा गया है कि कौन से संघ सूची, राज्य सूची की समवर्ती सूची, तीनों सूची के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में कवर कर चुका हूं इसको, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो जाके देख भी सकते हैं। तो तीनों सूची में बांटा गया है। उस पर केंद्र संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, और संघ समवर्ती सूची पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो शक्तियों का इस तरीके से विभाजन कर दिया गया है। तो ये किसके है, शक्तियों का विभाजन 50% मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हो जाएंगी। दूसरा, लिखित संविधान। देखिए, लिखित संविधान जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था की ही विशेषता है कि भाई लिखित दिया गया है आपको बाकायदा कि संघ कौन सी शक्ति केंद्र के हाथ में रहेगी और कौन सी शक्ति राज्य के हाथ में रहेगी, ये लिख दिया गया है। तो वही शक्तियों का प्रयोग वो दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत रह के कर सकते हैं। तो लिखित संविधान किसकी विशेषता हुई, संघात्मक शासन व्यवस्था की ही ना विशेषता हुई, जिसमें लिख दिया गया है कि कौन सी शक्ति केंद्र के हाथ में है, कौन सी शक्ति राज्य के हाथ में है, ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट केंद्र में है और हाई कोर्ट राज्य में रहती है। तो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, मतलब कार्यपालिका, विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया, ठीक है, उसको कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया। और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून अगर कहीं किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा न्यायपालिका, उसको सब समाप्त कर देगा।
तो न्यायपालिका क्या है, दोनों किसी भी प्रकार से न्यायपालिका पे कोई दबाव नहीं है। उसके जजों का भी जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम व्यवस्था से होती है। कोई सरकार का तो हाथ है नहीं उसमें, कोलेजियम व्यवस्था से उसके जजों की नियुक्ति होती है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो वो भी एक संघात्मक शासन व्यवस्था की ही विशेषता है कि वो न्यायपालिका जो होती है स्वतंत्र होती है ना। केंद्र की अलग न्यायपालिका होती है, राज्य की अलग न्यायपालिका होती है। तो ये भी एक तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था की ही विशेषता है। चौथा, कठोर संविधान। देखिए, कठोर संविधान को भी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। कठोर संविधान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो संघ से संबंधित कोई विषय है, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, उनमें अगर कहीं परिवर्तन करना है, 7वीं अनुसूची के विषय हैं, और शक्तियों का जो विभाजन है, कौन सी शक्ति संघ सरकार के, केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी, कौन सी शक्ति राज्य सरकार के हाथ में रहेगी, तो ये शक्तियों के विभाजन से संबंधित विषय पे, किसी भी विषय पे क्या करना है, संविधान संशोधन करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी लेना पड़ेगा उस विषय को। जैसे ठीक है, तो कुछ विषय हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय और शक्तियों के विभाजन से संबंधित विषय, 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, इन सब चीज़ों में अगर संविधान संशोधन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। ये वाला भी वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले भी, ठीक है। मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक के लिए साधारण बहुमत से पारित करवाना जरूरी रहता है, किसको किसको आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो भाई, इससे संबंधित कोई विषय पे परिवर्तन करना है अगर, तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है ना, मतलब कठोर कर दिया गया है। तो ये कठोर संविधान भी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, ठीक है। 5वां है संविधान की सर्वोच्चता। किसी भी स्थिति में संविधान में जो लिखा है उसको काटा नहीं जाएगा जब तक संविधान में संशोधन न किया जाए। संविधान ही सर्वोच्च रहेगा। कार्यपालिका, विधायिका ने कानून बनाया, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, न्यायपालिका उसको हटा देगी, यानी संविधान के हनन पर क्या कर दे, उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। इसलिए संविधान ही सर्वोच्च है, जो लिखा है वैसे ही होगा। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था की ही विशेषताएं मानी जाती हैं, ठीक है। 6वां है द्विसदनी। अब लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है ना, तो 50 दोनों के हाथ में कानून निर्माण से संबंधित आधी आधी शक्तियां हैं, तो वो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हुई। तो ये जो है, अगर कहीं आएगा, ये टॉपिक दिया हुआ है तो संघात्मक में मारना है आपको, अगर कहीं ये दिया हुआ है तो एकात्मक में। अब एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता देखते हैं। सशक्त केंद्र। देखिए, ऐसे तो 50% शक्ति केंद्र के हाथ में, 50% राज्य के हाथ में है, लेकिन अगर कहीं राज्य सरकार द्वारा जो कोई कानून बनाया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का हनन कर रहा है, उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, उससे ज़्यादा सशक्त हो जा रहा है, तो उस दिशा में दोनों कानून एक दूसरे को ओवरलैप करने लग गए, तो फिर वो किसके हाथ में जाएगा? केंद्र और राज्य की, किसी राज्य से संबंधित मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र के कानून को, केंद्र द्वारा लागू किए गए कानून को सर्वोपरि मानेगी और केंद्र द्वारा लगाया गया कानून लागू रहेगा। तो इस मामले में दोनों जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र का कानून क्या रहता है, राज्य सरकार के कानून पर हावी हो जाता है, तो केंद्र सरकार सशक्त है उस मामले पे। ऐसे दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसलिए सशक्त केंद्र जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। केंद्र जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, हालांकि 50% शक्ति है, फिर भी केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हुई। नंबर 2, एकल संविधान। राज्य का अलग संविधान तो है नहीं, जो केंद्र का संविधान है वही राज्यों में अप्लाई होता है, तो सब पूरा संविधान एक ही है। वो एकल संविधान, एकल शब्द जहां भी आया ना, वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होगी। ये तो अच्छे से ध्यान रखना। तो एकल संविधान है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। तीसरा, संविधान का लचीलापन। यह भी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। देखिए, लचीलापन मतलब जो राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं, 7वीं अनुसूची के विषय हैं और शक्तियों के विभाजन से संबंधित विषय, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब विषय पे तो कानून बनाने पे साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पर संविधान क्या है? लचीला है, कठोर तो नहीं है। तो संविधान जो लचीलापन रहता है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। साधारण बहुमत से पारित करके उस पर कानून का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई विशेष बहुमत से पारित नहीं करना पड़ेगा और राज्यों से क्या बोलते हैं, राज्यों के पास आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी नहीं चाहिए। तो फिर संविधान का जो लचीलापन होता है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। कठोर संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। आधे से राज्यों का समर्थन लेना पड़ रहा है कि नहीं, मतलब राज्यों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो 50-50% डिवाइड हो गया शक्ति। लेकिन लचीलापन है तो उसमें कोई राज्यों का परामर्श लेने का जरूरत नहीं है, राज्यों पे पास कराने का जरूरत नहीं है, उसको केंद्र सरकार लोकसभा राज्यसभा में पास करके कानून बना सकती है। तो फिर वो लचीलापन जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो गया।
चौथा आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध में 3 तरीके के जो आपातकाल होते हैं उसमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया, केंद्र सरकार के हाथ में शक्तियां जो चली जाती हैं, वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। 5वां एकल नागरिकता। राज्य की कोई अलग से नागरिकता नहीं है। देखिए अमेरिका में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर आपको देश की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और उसके साथ साथ जो राज्य हैं वहाँ 50 राज्य हैं अमेरिका में टोटल, तो 50 राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती है, तो दोहरी नागरिकता है वहाँ। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं, भारत की एक नागरिकता है। जो छत्तीसगढ़ का आदमी है वो भी भारत की नागरिकता ही लेनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश या बाकी जो जितने भी स्टेट्स हैं उसकी अलग से कोई नागरिकता नहीं हो, एकल नागरिकता है। तो ये एकल नागरिकता, एकल शब्द है मतलब एकात्मक। 6वां एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, देखिए एकीकृत न्यायपालिका भी किसका है? एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों एकीकृत न्यायपालिका है ना, मतलब न्यायपालिका एकीकृत शब्द जुड़ गया, एकीकृत। एकीकृत का मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है। 7वां अखिल भारतीय सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवाएं उसके सृजन का जो अधिकार है वो किसके पास है? ये अखिल भारतीय सेवाओं के, देखिए नई अखिल भारतीय सेवाओं को अगर सृजन करना है तो राज्य का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके क्या करती है? केंद्र सरकार राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके क्या कर सकती है? वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं में किसका है? राज्यसभा का इन्वॉल्वमेंट है, राज्यों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। 8वां एकीकृत लेखा प्रणाली। जो कैग होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अलग अलग तो होता ही नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑडिट जो है वो केंद्र सरकार, संघ से संबंधित जो विषय उसका भी यही करता है, कैग ही करता है। संघ से संबंधित लेखों का परीक्षण और राज्य के लेखों से संबंधित परीक्षण भी कौन करता है? यही कैग करता है। एक ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। तो वो भी एकीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है। 9वां राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है मतलब वो एकात्मक हो गया, उधर से सेंट्रलाइज्ड हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और राष्ट्रपति उसमें राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, फिर वो राज्यपाल की नियुक्ति भी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो गई। 10वां एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, 2 निर्वाचन आयोग तो है, लेकिन एकीकृत निर्वाचन मशीनरी मतलब जो संसदों का चुनाव करवाती है, सांसदों का, और जो विधायकों का चुनाव करती है वो तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करता है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग तो करता नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग तो केवल स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है, पंचायतों का चुनाव। तो ये एकीकृत निर्वाचन मशीनरी मतलब सांसदों का चुनाव और विधायकों का चुनाव, दोनों का चुनाव कौन करती है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करती है। इसलिए ये एकीकृत निर्वाचन मशीनरी भी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। 11वां राज्य के विधायकों पर वीटो पावर राज्यपाल के पास रहता है, राज्यपाल केंद्र सरकार का आदमी रहता है। मतलब टोटल राज्य के विधेयकों पर वीटो किसका? एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो गई। राज्य सूची पर संसद का अधिकार। देखिए राज्य सूची के विषय पर संसद का अधिकार हो जाता है जब कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो कभी भी क्या करता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तन होने की शक्ति रहती है। तो इस पर भी, और उस दूसरा क्या है? राज्य सूची के विषय पर भाई कानून बना और केंद्र सरकार से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो भी केंद्र सरकार सर्वोपरि रहता है। तो राज्य सूची के विषय पर संसद का जो अधिकार है वो भी एकात्मक शासन व्यवस्था की ही विशेषता मानी जाती है। उसके बाद राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्य के लोग जो प्रतिनिधित्व लेके जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा के लोग केंद्र सरकार उधर जाके क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके। तो संघ की कार्यपालिका के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और संसद है ना, संसद और क्या? संसद, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग। तो विधायिका के अंतर्गत संसद आता है, लोकसभा, राज्यसभा सब उसी के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा भी राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी जो आएगा वो किसके? एकात्मक शासन व्यवस्था की ही विशेषता है। यहाँ से चुन के जाते हैं राज्यसभा में कानून का निर्माण करते हैं, मतलब वो कहाँ गए? राज्यसभा में गए ना, तो वो मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो गई वो भी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है और कौन सी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर कोई डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको अलग से नोट करके रखिएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।